बात होती है कि व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। ये ह्यूमन अगर डेफिनेशन पे ही बोलेंगे तो इंटरएक्शन है ये। अब कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड भी अब बहुत ओवर यूज्ड हो गया, अब इंटरएक्शन पे बात होती है, क्योंकि इंटरएक्शन हो सकती है, कहीं प्रेजेंस हो सकती है एनिमल की, उसको भी कॉन्फ्लिक्ट के ज़ुमरे में नहीं ला सकते हैं। दीज आर इंटरएक्शंस, और एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं, और इन इंटरैक्शन से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अगर ऐसे इंटरैक्शंस में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जिससे लोगों के रिसोर्सेज पे, जान पे, माल पे, उस पर कोई असर आता है, या उसके हैबिटेट पे गलत तरीके से जो है उस पर असर आता है इन नेगेटिव इम्पैक्ट से, उसको फिर हम क्या बोलेंगे? दिस इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन एंड कोएग्जिस्टेंस। जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट नाउ, एज वी ऑल नो, एंड दे आर सीरियस नाउ एंड वाइड स्प्रेड, एंड ह्यूमन पॉपुलेशंस ग्रो एंड हैबिटेट्स आर लॉस्ट। एज दिस ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ अगर हम रिलेट करें, ह्यूमन पॉपुलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स हैव यूनिक इकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, historical, physical, economical, and political characteristics, which strategizes to manage conflicts. इतने सारे इसके साथ कनेक्टेड इश्यूज हैं। एक आइसोलेशन में कॉन्फ्लिक्ट को देखना, दिस इज नॉट करेक्ट। इस वजह से जो है लोगों की सेफ्टी के साथ जो है, इनके लाइवलीहुड के साथ जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, एंड एक्सपर्ट्स इसको जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए अच्छी तरह, ताकि कम्युनिटीज़ प्रोटेक्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाए, लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, और जो रिटेलिएटरी एक्शन में जो जानवर मारे जाते वो कम हो जाए, वो मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो ये ह्यूमन है, जो ये दादागिरी दिखाता है अपने इस ग्लोब में कि बस सब कुछ मेरे लिए है, अगर हम ये देखें कि पहले कौन आया, स्पीशीजाइजेशन किसकी हुई पहले, तो 4 to 5 मिलियन ईयर्स बिफोर जो है 4 स्पीसीज़ है इंडिया में जिन्होंने स्पीशीजाइजेशन की है अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इनके फुटप्रिंट्स 4 to 5 मिलियन ईयर्स अगो है अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन अपना जो हमारा ह्यूमन का फुटप्रिंट है वो 1 मिलियन ईयर अगो है। तो पहले कौन आया, पहले किसने स्पेस किसने ऑक्यूपाई की, वो दिस इज वेरी एविडेंट। दैट मीन्स दे हैव अ राइट टू यूज द स्पेस, शेयर द स्पेस फॉर इट्स पोस्टेरिटी। नेक्स्ट, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाए तो these conflicts from time immemorial, animals have played a significant role in the evolution of our culture. Animals ascribed to gods, goddesses, deities, incarnations of divinity, also used in rituals. Wild animals were used as beasts of burden for food, clothing, fashion, and sports. It was when human population was a fraction of what it is now, wild lands were plentiful and wild animals flourish. With India's independence, the sudden lawlessness wiped out most of our wild animals. Drastic land use changes, having no regard whatsoever for the conservation ethics, wild animals were simply wiped out. In the year 1972, the Wildlife Protection Act came into being. With the blanket protection afforded, national parks and wildlife sanctuaries were created, and wild animals were given a chance to recover back. As human population and demand for space continue to grow, people and wildlife are increasingly interacting and competing for resources, which is leading to increased human-wildlife conflict. Similarly, in Jammu and Kashmir, conflict is not a new phenomenon. There is enough historical evidences to show that it's an old phenomenon. It has certainly escalated to a great extent in the past few decades. Next, this is prehistoric record of human-wildlife interaction. This is a rock painting जो कि Bhimteka, Bhopal by Dr. K.L. Kamath, wherein it depicts hunting a deer and grass in the deer's stomach. So prehistorical evidence of the interaction between animals and the humans. Next,
Coming to our landscape, Jammu and Kashmir, I would say this Jammu and Kashmir in particular, Kashmir region in particular J&K in general, यहाँ पे हमारी कंजर्वेशन वैल्यूज़ और जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स थे वो काफ़ी पुराने हैं. हमारे पास जो लेजिस्लेशंस थे, हमारे पास जो लॉज थे, वो काफ़ी पहले से थे. अगर हम कंपेयर करेंगे जो मेन लैंड हमारा कंट्री है उससे पहले, हमारा जो लेजिस्लेशन है 1941 का है, गेम प्रिजर्वेशन एक्ट का, जिसमें बाज़ाब्ता नेशनल पार्क्स का, जो इस वक्त नेशनल पार्क्स है, मोस्ट ऑफ देम वायर अर्लियर स्पोर्ट ओरिएंटेड गेम रिजर्व्स, गेम सेंचुरीज. तो कहने का ये मतलब है कि ये जो मैप है ये 1942 में महाराजा के मैप में कलर कोडेड मैप है. सो इट टेक्स कोर्स टू वन थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन के सिनेरियो में ये मैप, क्योंकि इसमें इसने कलर कोडिंग की है लैंडस्केप लेवल पे 4 जानवरों की: आइबेक्स, ब्राउन बेयर, मार्खोर, हांगुल एंड ब्लैक बेयर. तो 1942 में ये इसका सिनेरियो था डिस्ट्रीब्यूशन का. दैट मीन्स अगर हम आज के कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं अपने फील्ड में, अपने जॉब में, प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैप हमें एक रास्ता दिखा रहा है, एक बेंचमार्क हमारे लिए है कि कम से कम हम 1942 के लेवल तक हम कैसे पहुँचे. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सारी जानवरों की लगभग जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारे, आपको कश्मीर का जो जिसको भी जो टोपोग्राफी समझ सकते हैं, नॉर्थ में जो सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज़ का जो पार्ट है, और साउथ में जो हमारा पीर पंचाल साइड है, कुछ एनिमल्स का पॉपुलेशन दिखाया है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसको कोडिफाई किया हुआ है कलर कोड में. और एक जानवर का अगर हम बाहर निकालें, दैट इज़ द ग्रीन वन, ये हांगुल का है. तो हांगुल जो अभी लोकलाइज्ड है दाची गांव में, कहीं 42 में ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इतनी थी. नेक्स्ट, अब आए दिन हमारा मजाक बनता है और बशीर अहमद बशीर साहब जो वेल कार्टूनिस्ट है वो पीछे कहाँ रहेंगे हमारे डिपार्टमेंट को पकड़ने में. तो उनके कुछ कार्टून्स हैं जो हमारे आज के सब्जेक्ट को टच करते हैं. कहीं हमारे डिपार्टमेंट को भालू नचा रहा है, कहीं पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बताता है कि आपको हमारी प्रोटेक्शन ज़रूरत है, हमें आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. कहीं राफिया रसूल बोल रहे हैं कि ये जंगल काट काट के ऊपर जा तो जानवर नीचे आ रहे हैं. या डॉग्स कहीं पे बैठे हैं डंप पे, तो वो बोल रहे हैं कि आइंदा रोटी के साथ, टुकड़ू के साथ मक्खन भी लगाइए. So somehow these pictures are now in every household और हमारा डिपार्टमेंट जो है लाइमलाइट में है. क्यों? नेक्स्ट, जो हमारे यहाँ कश्मीर के लैंडस्केप्स में है, ये जानवर जो है जैसे लेपर्ड है, ब्लैक बेयर है, ब्राउन बेयर है, मकाक है, लंगूर है, वाइल्ड बोर है, स्नेक्स है, पॉर्क्यूपाइंस है, वुल्फ है और हांगुल है, ये हमारे कश्मीर लैंडस्केप्स में आज के डेट में कुछ ट्रबल काज कर रहे हैं सोसाइटी के लिए. और इंटरैक्शन आए दिन होते हैं, और वो इंटरैक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो लेपर्ड और ब्लैक बियर की वजह से जो नेगेटिव इंटरैक्शंस हैं, जिसमें लोग ज़ख्मी भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जानें भी तलफ हो रही है. नेक्स्ट, इनका स्टेटस, IUN स्टेटस अगर देखेंगे, ग्लोबल स्टेटस देखेंगे, फिर लोकल स्टेटस देखेंगे और इनकी पॉपुलेशन देखेंगे, तो ये हमारे पास चार्ट अवेलेबल है. ये IUCN में वुलरेबल है हमारे ब्लैक बेयर साहब, और हमारे ब्राउन बेयर जो है ये भी एंडेंजर्ड है. और इनका जो फैक्ट शीट है ये आप पढ़ सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट है तो, और हम दे सकते हैं इसके बारे में लिटरेचर. नेक्स्ट, इनके कुछ फैक्ट्स जो हमें पता होनी चाहिए. दीज लेपर्ड्स आर ट्रू कार्निवोर्स एंड एक्सलेंट ambush predators, feed on anything they can overpower, mid-size ungulates to domestic livestock, dogs, birds and rodents. Mostly solitary, nocturnal, also seen nocturnal close to human presences. Female usually give birth to 2 cubs after a gestation period of 90 to 105 days. Mother takes care of cubs. Excellent at climbing trees.
can carry large prey up a tree to protect it from other carnivores. Leopard densities can reach 5 animals per 100 square kilometer. That means 20 स्क्वायर किलोमीटर की कम से कम इसकी टेरिटरी हो सकती है जहाँ पे इसका प्रे बेस अच्छा होगा. इन डेंसली पॉपुलेटेड ह्यूमन लैंडस्केप्स, ह्यूमन लैंडस्केप में यूजुअली इसको खाना अच्छा मिलता है. दैट इज़ द आइडियल. सो वी शुड एक्सपेक्ट इन 20 स्क्वायर किलोमीटर्स अ लेपर्ड कैन बी देयर. Then about the black bears, they are most active shortly before sunrise and after sunset. Excellent sense of smell, 100% greater than humans. इनकी साइट कम होती है लेकिन जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो काफ़ी तेज़ होती है. जो फ्रूट सड़ा हुआ होता है ऑर्चर्ड्स में, इट कैन अट्रैक्ट बेयर फ्रॉम 30-40 किलोमीटर्स. एवरेज लाइफ स्पैन इज 20 to 35 years. may lose up to 30% of weight during torpor. अब आपने टॉर्पर जो है हाइबरनेशन के साथ यूजुअली करते हैं हम इसको रिलेट. टॉर्पर और हाइबरनेशन में काफ़ी फ़र्क है. आजकल हम इनको टॉर्पर में देखते हैं, हाइबरनेशन थोड़ा कम हो रहा है. दे आर एक्टिव ऑल द टाइम. और कभी कभी स्लगिश आती है, उसको टॉर्पर बोलते हैं. तो a newborn bear cub weighs 1 pound and fits in your hand. Can run up to 35 miles per hour. Are born with blue eyes that slowly turn black. Care for their offsprings 18 months. Do not hibernate, but do enter a state of dormancy in winter called torpor, and will leave shelter on warm days to find food. Next. अब हमारे चीफ साहब ने सुबह एक इंसाइट दी सबको कि हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है जम्मू एंड कश्मीर में, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है. ये J&K का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है. इसका स्पैन है, कितने नंबर से कितना जोग्राफिकल एरिया बनता है. इट्स अबाउट 11.50 ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया. नेक्स्ट, फिर हम कश्मीर पे आ जाएंगे. इसमें से हम कश्मीर लैंडस्केप्स पे आ जाएंगे. ये हमारे प्रोटेक्टेड एरिया. रेड रिप्रेजेंट्स नेशनल पार्क्स, green represents sanctuaries, blue represents wetland conservation reserves, और जो पिंक है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स. तो अक्रॉस जो है ये एक फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप है, तो आइसोलेटेड है. बिसाइड्स जो हमारा ये दाची गांव का लैंडस्केप है ये एक ब्लॉक है, लेकिन बाकी ज़्यादा जो है फ्रेगमेंटेड है. नेक्स्ट, अब कुछ सवाल जो हमारे माइंड में आजकल आते रहते हैं, यूजुअली हमारे दिमाग में आते क्या, जब फॉरेस्ट एरिया 20,194 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि 47.80% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया है, जब वाइल्ड लाइफ एरिया 44,861 जो कि 11.50% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया है, दोनों मिलाकर 25,063 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया. अगर ये सिचुएशन है तो क्या 60% ऑफ आवर जियोग्राफिकल इज नॉट एनफ टू होल्ड एंड कैरी द वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन? क्या ये कम है? इज दिस अ स्पिल ओवर और सरप्लस पॉपुलेशन? क्या ये वहाँ से बाहर निकल आ रही है? ये सवाल भी आता है. ये वही पॉपुलेशन क्या ये बाहर आ रही है? इतनी है. Is the health of our forest not too good to carry and hold the wild animal populations? Is the prey base of our carnivores so depleted? Is the forest not providing enough food for our herbivores and omnivores? Is our resource planning to do something with this? Is climate change playing a role in this? Is the behavior and adaptations of animals changing as per the changing circumstances? And many more. बहुत सारे और भी सवाल आते हैं हमारे माइंड में. नेक्स्ट, अगर आप इंडियन लैंडस्केप्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस रेज होते हैं. क्या हमारे पास आजकल 726 प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है अक्रॉस पैन इंडिया, जो कि 4.88% बनता है जोग्राफिकल एरिया का, लेकिन फिर भी 29% ऑफ आवर टाइगर्स आर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स.
फिर भी 67% ऑफ आवर एलिफेंट्स आर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स। फिर भी almost 100% wolves are outside PAs. Almost 50% of our black bucks are outside PAs. Almost 100% of our Gangetic dolphins are outside PAs. सवाल पैदा होता है नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट पे अगर आ जाए तो कुछ रीजंस आते हैं, माइंड में आते हैं, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, स्प्रेड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, growing expanses of crop like maize, orchards, plantations, filling the erstwhile gaps between the forest and the habitations. Predatory attacks when animal views the person as a prey, sometimes directed to children when alone and undefended. Invasion of person space of an animal moving inside human-dominated landscapes, including sudden encounters. Animals attracted by food resources, municipal dumps, garbage heaps, increase in dog population, infirmity. As I said, this is an old phenomenon and we have been sharing our spaces together. As per the Aadhaar statistics, the Jammu and Kashmir population now in 2022 is 13.64 million as compared to census in 2011, which is around 12.54 million. Kashmir region shares 47.42 lakh of the total livestock population with 14.52 lakh cattle, 11.40 lakh cross, 3.53 lakh local, 16.26 lakh sheep, 35.49 lakh fowls, 5.26 lakh ducks. Faunal diversity of Jammu and Kashmir includes 73 mammalian, 450 birds, 68 reptiles, 14 amphibians, 158 butterflies. Floral diversity of Jammu and Kashmir include 210 species of bryophytes, 90 species of pterophytes, 12 species of gymnosperms, and 2000 species of angiosperms. After all, they all have to live. They have to share a space. ये सारे हम एक स्पेस ही तो कर रहे हैं यूज, स्पेस तो वही है, वो चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू अवर लैंडस्केप ओवर द ईयर्स। अगर आप देखेंगे, इन क्लासेस पे नज़र डालेंगे, हम 80 से 2013 और हमें 2021 का भी रेडी है, आई कुडंट गेट इट नाउ, तो इन शॉर्ट टाइम आई विल शेयर दैट ऑल्सो। आप देखिए, जो कभी फॉरेस्ट के साथ, फ्रिंज के साथ कभी एग्रीकल्चर हुआ करता था, दैट हैज़ ऑल बीन टेकन बाय द हॉर्टिकल्चर, वो सारा हॉर्टिकल्चर में चेंज हो गया कंप्लीट, कोई वो नहीं है। इवन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज इनसाइड द फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट में घुस गया, क्लास में कितनी नेट चेंज आ गई वो देख सकते हैं। तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देयर एट द ग्राउंड लेवल। कोई लैंडस्केप में अगर चेंज आ गई, हैबिटेट कंडीशंस में चेंज आ गई, तो लिविंग एनिमल्स, लिविंग स्पेसिस, हम तो ठीक है, हमें ठंड लगती है, हम तो स्वेटर पहनते हैं, ठंड को भगाते हैं, हमें भूख लगती है, हमको यहाँ नहीं मिलता तो उधर जाके अडेप्ट करते हैं अपने सेल्फ। लेकिन जानवर को भी तो अडेप्ट होना है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस से, उसको भी तो फूड, शेल्टर, कवर चाहिए, वाटर चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए ब्रीड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, आगे अपनी प्रोजेनी ले जाने के लिए। सो ही नीड्स, ही रिक्वायर्स दीज थिंग्स। उसके लिए क्या करेगा वो? ही गेट्स अडेप्टेड टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब ये हॉर्टिकल्चर ने क्या अडेप्टेशन किया है? हॉर्टिकल्चर में ये अडेप्टेशन हुई है कि आज आप जो बेयर की इंटरेक्शन देख रहे हैं, मोस्टली 70 to 80% इंटरेक्शन इज इन द ऑर्चर्ड्स। ये आपको हमारा जो फील्ड स्टाफ है, जो आए दिन अपने जो एफर्ट्स जो हैं वो जानते हैं कि 70 to 80% ऑफ दीज इंटरेक्शंस, दिस फुटफॉल, बेयर फुटफॉल इज इन द ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स में ही क्यों है? बिकॉज छोटे से एरिया में अच्छी डेंसिटी ऑफ फूड है। एक छोटा एरिया है, फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। यही बेयर अगर फॉरेस्ट में जाएगा तो उसको
10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2 फ्रूट बेयरिंग ट्रीज मिलेंगे। यही बेयर जब अब यहाँ आ गया ऑर्चर्ड में, उसको 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 पेड़ मिल रहा है, और वहाँ पे लेफ्ट ओवर भी है, बाकी भी है जो अनइकोनॉमिकल होता है ग्रोअर के लिए उठाना, ऐसे ही रख देता है। सवाल ये है कि जब ये कंडीशंस एक जानवर को मिलेंगी, व्हाई शुड ही टॉयल, व्हाई शुड ही वेस्ट हिज एनर्जी। ये जानवर बहुत चालाक होते हैं, अडेप्टिव होते हैं। ही विल नॉट गो टू फॉरेस्ट जहाँ पे इसको टॉयल करना है, इतना जाना है, फिर ये देखना है, फ्रूट देखना है, फिर ढूंढना है। वो एनर्जी सेव करेगा, वो यहाँ ही बैठेगा। हालात यहाँ तक है हमारे ऑर्चर्ड्स में जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ बेयर होता है, एक तरफ बाग का मालिक होता है, वो उस तरफ होता है, ये इस तरफ होता है, ना ये उससे कुछ कहता है, ना वो उससे छेड़खानी करता है। यहाँ तक आजकल इम्प्रिंटिंग हो चुकी है। इट्स ओनली व्हेन क्लोज एनकाउंटर्स टेक प्लेस इन अ सेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस, जब उसको लग रहा है कि ना वो स्पेस खत्म हो गई है, जहाँ मुझे खतरा लग रहा है इंसान की तरफ से, देन इट अटैक्स। या हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो कि पब्लिक जमा होके जो है उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देते हैं, देन बेयर अटैक्स। ये लैंडस्केप चेंज है जिसकी वजह से हमारे बेयर आज के डेट में कश्मीर लैंडस्केप्स में हैबिचुएट हो गए हैं। आप इनको हैबिचुएशंस कह सकते हैं, जिनको हैबिचुएट हो गए हैं अननेचुरल फूड के लिए। इसका क्या फॉल आउट है? इसका फॉल आउट ये है कि ये लोग यहीं रहते हैं, ये लोग यही ब्रीड करते हैं, ये लोग यहीं पे जो है अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं। उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया कि इसका जो रोल था, इकोलॉजिकल रोल था एक नेचुरल इकोसिस्टम में, वो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहा वहाँ से, जिसके लिए हम इसको एक रोल मॉडल लेके चलते थे कि ये जो है बागबानी का काम करता है एक नेचुरल फॉरेस्ट में, खाता है, फ्रूट खाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाके डिस्पर्सल करता है, स्कैट दूसरी जगह करके। एक वो पॉलिनेशन का बहुत बड़ा जरिया होता था फॉरेस्ट में। कहीं ना कहीं जो है वो अपने रोल से हट के दूसरी चीज़ में जो है अडेप्ट हो रहा है। और कंजर्वेशन का जो मकसद था, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो इसके थे, वो कहीं ना कहीं हम लूज़ कर रहे हैं। और लूज़ करने के बाद एक अननेचुरल सी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। शायद हमें उस पॉपुलेशन की ज़रूरत है या नहीं है, दिस इज़ अ मल्टी डॉलर क्वेश्चन। क्या हमें वो पॉपुलेशन ज़रूरत है जिसकी हमें कंजर्वेशन की वैल्यू की ज़रूरत है, या हमें वो पॉपुलेशन ज़रूरत है जिसको हस्बेंड्री कहते हैं, जैसे शीप हस्बेंड्री, जैसे आपकी कोई भी है। तो क्या हमें हस्बेंड्री चाहिए या कंजर्वेशन के लिए एनिमल्स चाहिए? ये सवाल पैदा होता है। नेक्स्ट, ये देखिए हॉर्टिकल्चर, ये हमारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल है, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना हॉर्टिकल्चर आज के डेट में जो है टेक ओवर किया है। ये हॉर्टिकल्चर की हमारे पास स्लाइड है। नेक्स्ट, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि इट थ्रेटन्स द लाइवलीहुड, वेल-बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटीज लिविंग क्लोज टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। Wildlife suffers the maximum casualties most of the time, creates antagonistic feelings amongst the humans regarding wildlife. This leads to the retaliatory killing of the wild animals, engagement in illegal trade, wildlife poaching, etc. Next. ये हमारी रोज़ की कहानी, इसको बोलते हैं हम रोज़ की कहानी। दिन में 20 कॉल, दिन में 30 कॉल्स, डे टू डे अफेयर। अब वहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वहाँ आ गया, जाके वहाँ जाना, वहाँ पे ट्रांक्लाइज करना। बट दिस ऑल इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन एंड नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, SOS मेजर है। कॉल आया, उसके बाद जानवर को पकड़ा, फिर हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि इस जानवर के साथ हम क्या करें, कैसे हम इसको रिहेबिलिटेट करें। जिस जानवर ने अपना इम्प्रिंट, ह्यूमन इम्प्रिंट डेवलप किया है, उसको हम क्या कंजर्वेशन एरिया में डाल के इसको कंजर्वेशन में हम इसको अडॉप्ट हो सकता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दिस इज़ फॉल आउट ऑफ ट्रामा। हमारे डॉक्टर साहब हैं, बाबा साहब,
ये ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, इसके बाद ये प्रेजेंट करेंगे कि क्या हालत होती है बियर मॉल्स की। हमारे सोरा स्किम्स में जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, पिछली बार हमारे हेड जो है डॉक्टर आदिल हफीज़ साहब हमारे साथ थे, उन्होंने एक इंसाइट दी थी। आज हमारे कंसल्टेंट साहब है, ये इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या फॉल आउट है इसका। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको हम इनवाइटेड कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब डंडा लेके आप जाएंगे इसके ऊपर तो फिर आप रिस्पॉन्स तो उसको आप एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये रिस्पॉन्ड भी कर सकता है और इसका रिस्पॉन्स बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब इसको चेज़ करेंगे तो ये चेज़ वापस भी कर सकता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। कभी ना कहीं ना उस वक्त हम कहेंगे कि वो जी ज़ख्मी हो गए, हम कहते हैं इसको इनवाइटेड ट्रबल, ये तो इनवाइटेड है कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, इसको हम ज़्यादा मैं आपको आपके ऊपर डालता हूँ कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं इन्फ्रेंस। ये क्या इमेज है, हमें क्या बताती है? कुछ बताती है हमें ये इमेज। ये एक पैच है छोटा सा फॉरेस्ट का, लेकिन हमारे लिए एक मैसेज है इसमें। एक छोटा सा पैच मैंने ब्लो अप किया है जिसके इर्द गिर्द आपके फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर एक हैबिटेशन है। यहां से हमें कॉल आती है कि यहां बालू है जी, बालू को यहां से हटाओ। लेपर्ड है जी, लेपर्ड के लिए केज लगाओ। दिस इज यूजुअली, मतलब हमारा अमला जो है कंट्रोल रूम लेवल पे, कटिंग एज पे, उन लोगों को जब इनके लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है वो इनको बताए भाई इनको अगर हम पकड़ेंगे तो ले छोड़ेंगे कहाँ? अगर इस जंगल में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बियर को, लेपर्ड को, तो कहाँ पे होंगे फिर अदर दैन दिस? ये तो इसका होम है, कहीं आपने तो नहीं इंकर्शन की है इसके लिए हैबिटेट में। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन नॉर्थ कश्मीर एंड पर्टिकुलरली इन नॉर्थ कश्मीर आर लाइक दैट। अब दूसरा सिनेरियो, जैसे सुबह बात कर रहे थे पीसीसीएफ साहब, ये कंजर्वेशन आइलैंड्स बना रहे हैं हम, इनको कंजर्वेशन आइलैंड्स बोलते हैं। बीचों बीच आपने एक फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया और बाहर से जो आपकी बस्ती है, अब बस्ती है अंदर कंजर्वेशन आइलैंड बना दिया। आपका लेपर्ड अपॉर्चुनिस्ट है, उसको शाम के टाइम निकलना है, डॉग ढूंढना है, वापस जाना है इसके अंदर। दिन में उसको कोई नहीं देखेगा, नोबडी। बहुत डिफिकल्ट है दिन में देखना इसको। अब देखिए जो यहाँ पे है लोकेशन ऑफ द हाउस ऑफ इंसिडेंट, देखिए ये वो हाउस है जो ओमपुरा में, जहाँ पे उस बच्चे का जो सुबह पीसीसीएफ सब जिक्र कर रहे थे। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, शाम के टाइम लेपर्ड निकला, ये इसका लोकेशन है, वहाँ से उठा के ले गया इसमें। तो दिस इज क्वाइट इमीडिएट, इट कैन हैपन। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं माहौल उस ऐसा, तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। वी शुड एक्सेप्ट दीज कॉन्सिक्वेंसेस एंड वी शुड बी रेडी फॉर दीज कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट, अब ये दूसरा स्नेल, ये आपका ग्रीन कवर है, ये आपका हैबिटेशन है, ये आपके बफर है। तो यहाँ पे भी अगर आप लेपर्ड का होना, ये बिल्कुल एक बडगाम की एक ये है सिनेरियो है जहाँ पे भी हाईएस्ट डेंसिटी अभी तक हमने देखी है एज फार एज द लेपर्ड्स आर कंसर्न ड्यू टू द करेवास, जैसे अल्ताफ सासुआ बोल रहे थे। तो ये है, वी एक्सपेक्ट दे हैव बीन देयर, दे हैव लर्न टू लिव देयर नाउ। ये ह्यूमन इम्प्रिंट जो है इनके अंदर डेवलप हो गया। नेक्स्ट, नॉर्थ की एक पिक्चर देखेंगे, ये फॉरेस्ट का देख लीजिए। यहाँ तो रोड वर्क है बीच में, या फ्रेगमेंटेड है, नीचे बस्ती है, ऊपर फॉरेस्ट है। इस पैच पे हमारे 3 कैजुअलिटीज़ अभी इस साल की 3 कैजुअलिटीज़ एक ही जगह हो गई 3 दिन लगातार, कंजिक्यूटिव 3 डेज में 3 कैजुअलिटीज़ इस एरिया में होगी। अब अगर लैंडस्केप को स्टडी करें तो थोड़ा सा आइडिया मिलता है। आप फॉरेस्टर से सारे यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, देखिए कि का कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है ये। नेक्स्ट, छोटा सा इलाका है यहाँ पे ओमपुरा, इसको अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ये एयरपोर्ट की स्ट्रिप है और 10 किलोमीटर का इसका जो है रेडियस है। 10 किलोमीटर के रेडियस में जो आप जो रेड पैचेस देख रहे हैं, ये सारे जो है प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड के इंसिडेंट्स जो है रिकॉर्डेड है। श्रीनगर,
और 10 किलोमीटर में जितने भी रेड पैचेस है दे आर इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड, जियोटैग्ड एंड प्लॉटेड ऑन द जीआईएस। और ये पोजीशन है आपके 10 किलोमीटर के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द। नेक्स्ट, नाउ बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर बेयर एंड लेपर्ड पर्टिकुलरली। जो विलेजेस आए दिन जिसमें कम से कम 10 इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है, 10 रिपोर्टेड, उसको हमने हॉटस्पॉट में लाया है। 10 स्पॉट्स ऑफ ईदर इंजरी और डेथ और ऑकरेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये हमने प्लॉट किए हुए हैं, दे आर आइडेंटिफाइड। जैसे सुबह पीसीसीएफ सब कह रहे थे कि हमें ये इंफॉर्मेशन अगर मिलती है कि कौन से एरियाज़ हैं, शायद ये हमारे डीएफओ साहब भी बोल रहे थे, तो दिस इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड। आपको हॉटस्पॉट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस इज़ अवेलेबल, डॉक्यूमेंटेड, प्लॉटेड, तो जिसमें हम डिवाइस कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं, अपनी रेडीनेस रख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड विलेज वाइज। ये सारे हॉटस्पॉट्स हैं, इसमें विलेजेस भी हैं और फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिविजन्स भी हैं और फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स भी हैं। कौन कौन से फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स में हमारे यूजुअली ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे हमें रोज़ जो है ये चीज़ें करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट ऑल फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिवीजन, ऑलमोस्ट ऑल फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिविजन्स एंड ऑल वाइल्ड लाइफ डिविजन्स एंड अक्रॉस ऑल दीज विलेजेस। नेक्स्ट, अब सुबह हमारे चीफ साहब ने भी आपको बोला कि वी आर रीलिंग अंडर द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फील्ड फंक्शनरीज, और जिस पे हमारे कमिश्नर साहब ने बोला कि नेक्स्ट टाइम आपको JKSSRB साहब के चेयरमैन साहब को भी लाना पड़ेगा। तो ये अगर हम देखेंगे कि जो हमारा फील्ड स्टाफ है, जिनका बेसिक मैंडेट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में काम करना, कंजर्वेशन का काम करना और प्रोटेक्टेड एरिया में जो हमारा काम है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, जो मैनेजमेंट प्लान की रिकमेंडेशन है उनको प्रेस्क्राइब जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये फील्ड स्टाफ जो है 256 लोग मेरे पूरे कश्मीर में जो है ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ये कहीं पे डंगा भी बना रहा है, प्लांटेशन भी कर रहा है, साथ साथ जो है बड़गाम भी जा रहा है, वहाँ पे बड़गाम में जो है कॉन्फ्लिक्ट भी ये कर रहा है। तो कितना हम अपने इस क्रंचड स्टाफ से हम एक्सपेक्ट करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और स्ट्रेसफुल पोजीशन है, नीचे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, कंट्रोल रूम्स पे बहुत स्ट्रेस है, जिसके लिए हमने आज का ये जो वर्कशॉप है इसलिए बुलाया था, इस वजह से बुलाया था कि हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में कम से कम इस चीज़ को जो हमारा हैंड होल्डिंग कर सकते हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा सकते हैं, जिसकी वजह से हम कम से कम ह्यूमन डैमेज, लाइफ और इंजरीज़ का कम से कम कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा डायमेंशन इसका ये है कि डैमेज टू लाइफ तो एक है, दूसरा है क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप है या हॉर्टिकल्चर है, वो उसका हम अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन जो लाइफ है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये मेरे टोटल 16 रेंजेस हैं, 38 ब्लॉक्स हैं, 65 बीट्स हैं और 22 कंट्रोल रूम्स हैं। ये सारा स्टाफ इसमें डिवाइडेड है पूरा। नेक्स्ट, और ये कंट्रोल रूम्स हैं जिसको हम आए दिन जो है हम प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से जो है हम देते रहते हैं कि ये जो है कंट्रोल रूम्स हैं, इनको आप नंबर, इनको हम कोशिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर करना, ताकि कोई ना कोई SOS कॉल आ जाए तो हम उसके साथ जो है इसके ऊपर एक्शन ले लें। नेक्स्ट, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की बात करें। 2 ऐसे जानवर जिनकी मैंने बात की, ब्लैक बेयर और लेपर्ड, जो कश्मीर लैंडस्केप्स में रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन लॉस और इंजरीज के लिए, आज के अगस्त के 2022 तक, since 2006 we have lost 242 lives and there are injuries which are to the extent of 2940. अब इस इंजरीज में भी क्लास ऑफ इंजरीज है, क्लासिफिकेशन
कोई सिंपल है, कोई ग्रीवियस है, कोई बियॉन्ड रिकवरीज है। वो अभी हमारे डॉक्टर साहब भी दिखाएंगे कि कुछ ऐसे परमानेंट इनकैपेसिटेशंस हैं कि वो सोशली वो जो है वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो ये जो कुछ लोग बोल रहे थे सुबह की कुछ 2-3 सालों में ये बढ़ा है, ख़ास तौर पे ह्यूमन डेथ्स एंड ह्यूमन इंजरीज, ऐसा केस नहीं है। 2012 में जब हमारे पास मैकेनिज्म नॉट इन प्लेस था, जब हमारे पास इतने सारे कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड नहीं थे, जब हमारे पास इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था, तो उस वक्त ये ग्राफ तकरीबन 28 किलिंग्स पर ईयर, तकरीबन नहीं, दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज एक्चुअल, 28 किलिंग्स पर ईयर एंड 333 इंजरीज पर ईयर डॉक्यूमेंटेड। तो वहाँ तक था। लेकिन ये है कि उसके बाद सीरियस एफर्ट्स गवर्नमेंट के भी, हमारे भी डिपार्टमेंट के भी एफर्ट्स हैं, जिसका आगे दूसरे स्लाइड में आपको पता चलिए। नेक्स्ट, अब ये देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड नीचे है तो इंसिडेंट्स नहीं है। इंसिडेंट्स का ये है, इंसिडेंट्स क्या है, सिर्फ 3 साल के इंसिडेंट्स में वी हैव रेस्क्यूड, ट्रैंक्विलाइज्ड एंड रिहेबिलिटेटेड 4206 एनिमल्स and we have installed cages at 916 places, and we have, and then in retaliation there have been accidental deaths or retaliatory deaths of 102 animals. So कहीं ना कहीं ये उसके साथ अगर हम रिलेट करेंगे तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी बन सकती है। नेक्स्ट, अगर डिवीजन वाइज हम देखेंगे अपने वाइल्ड लाइफ डिविजन्स, जैसे सेंट्रल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और गांधरबल रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ करता है बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, साउथ करता है अनंतनाग, कुलगाम, देन शुपियन करता है शुपियन एंड पुलवामा, वेटलैंड्स करता है बड़गाम। तो अगर ऑकरेंसेस के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ एंड साउथ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये हॉट स्पॉट्स है। तो एवरी कलर रिप्रेजेंट्स द ईयर, और ये इंजरीज एंड डेथ्स, पहला इंजरीज है दूसरा डेथ्स। नेक्स्ट, अगर सिचुएशन ऐसी है तो नेक्स्ट, तो अंडरस्टैंड ये करना है हमें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। कैसे? इसमें बायोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका काम ये होना चाहिए कि जो डायनेमिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसका बिहेवियर के ऊपर इसकी स्टडीज़ जो है वो स्टडी करे। सोशियोलॉजिस्ट का काम ये होना चाहिए कि वो अवेयरनेस लाए कम्युनिटी में, और वेटरनरियंस और मैनेजर्स का है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है वो मैनेज करें। नेक्स्ट, और इसका डायनेमिक्स अगर अंडरस्टैंड करना हो तो बेटर प्रेडिक्शन ऑफ हॉट स्पॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो हमने अभी हम उस लेवल तक आ चुके हैं क्योंकि काफ़ी सारा डाटा है हमारे पास। डाटा कलेक्शन एंड एवेलुएशन ऑफ इम्पैक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉज एंड डैमेज, स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन इन कॉन्फ्लिक्ट, कब ज़्यादा होता है, सीजन के साथ, बाकी चीज़ों के साथ क्या वेरिएशन है, डिवाइजिंग अप्रोप्रिएट मिटिगेशन मेजर्स। नेक्स्ट, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। उस वक्त हमारे पास क्या हो जाता है कि लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, क्राउड एंगर होता है, क्यूरियस क्राउड होता है, वो लोग देखना चाहते हैं एनिमल्स को और वही ज़्यादा इंजर हो जाते हैं, हमें देख रहे हैं अभी। और फियर साइकोसिस लीड्स टू पैनिक, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, क्या करें कैप्चर्ड एनिमल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ये अच्छा कार्टून है, ये ट्रैंक्विलाइजर को बोल रहा है, ये कैन यू प्लीज़ ट्रैंक्विलाइज द क्राउड फर्स्ट, फिर उसके बाद मेरा सोचो, पहले इनको ट्रैंक्विलाइज करो। या ये बड़ा हॉट पिक्चर थी जो पिछली बार जो ट्रैंक्विलाइज की कोशिश की थी, ये यहाँ पे नहीं है, पंजाब में है। नेक्स्ट, नाउ द रोल ऑफ द फॉरेस्ट, जो हम आज इसलिए जो हमें हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि ये हम ऑफ द मैंडेट बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑन द मैंडेट बात कर रहे हैं। ऑन द मैंडेट क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन ही ले लें तो विकिपीडिया से ही ले लेंगे, इज अ साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिंग, मैनेजिंग, यूजिंग, कंजर्विंग, रिपेयरिंग फॉरेस्ट एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज इन अ suitable manner to meet desired goals
needs and values for human benefit. Furthermore, the forestry embraces a broad range of concerns, which includes natural water quality management, watershed management, besides wildlife habitat. And the Jammu and Kashmir has notified the Jammu and Kashmir State Forest Policy in 2010, and the basic objective of the policy is conservation of biodiversity and natural habitat through preservation of natural forests with vast variety of flora and fauna. The forest policy also provides for effective protection and management of forests and wildlife. Wildlife Act 1972 envisages that a forest officer means the forest officer appointed under Clause 2 of Section 2 of Indian Forest Act of 1927 or under any other act for the time being in force in a state. Next. In terms of Indian Forest Act 1927, amended up to 2019, forest officer means any person whom the central or the state government or any officer empowered by the central or the state government in this behalf may appoint to carry out all or any of the purposes of this act or to do anything required by this act or any rule made thereunder to be done by a forest officer. अब उसके लिए थोड़ा सा forest officer in their respective areas of jurisdictions are empowered to deal with man-animal conflicts. It's however noticed that not many forest officers take cognizance of such cases. It's necessary that all forest officers are sensitized, trained, strengthened to deal with man-animal conflict situations, particularly in those areas where there is no negligible presence of wildlife staff. Even if wildlife staff is present, cooperation of Forest Department, Forest Protection Force, and police will be necessary to deal with such situation. Substantial strengthening of Department of Wildlife Protection J&K is also required in terms of manpower, and successful handling of man-animal conflict mitigation will require close cooperation of Forest Department, Wildlife Department, Forest Protection Force, District Administration, Police, Army, and Security Force. Next. These are Ministry of Environment and Forest Climate Change. There is a document published in 2011 that reads guidelines for human leopard conflict. बहुत अच्छा document है. I would request all forest officers to go through that. हमारे जयराम रमेश जी जो यूनियन मिनिस्टर साहब थे तो उन्होंने ये पब्लिश किया है, तो उसको अच्छी तरीके से उन्होंने तो उसके जो सैलेंट फीचर्स हैं वो ये है कि awareness generation and involvement of people, teamwork in tackling conflict, establishment of emergency response mechanism, management of crowd, management of the animal, capture and handling of the trapped animal, release or translocation of captured animal, translocation of captured animal, monitoring of transferred animal, translocated animal, avoidable rescue of leopards. Next, helping rural people between protect their livestock, a confidence building measure, expeditious and effective delivery of ex gratia, collection of information on animal conflict, dealing with man-eater leopards, protocol to be followed in case of leopard attacks, care and caution in designing trap cages. इन सब चीज़ों पे these are the major heads, इन पे उन्होंने काफ़ी हद तक जो है elaborate किया है, guidelines दी हैं कि कैसे हर चीज़ को किया जा सकता है. I would request कि जो भी forest officers के लिए तो डाउनलोड कर सकते हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है. नेक्स्ट. अब इन केस ऑफ अटैक्स, ये इसी का मैं पार्ट पढ़ रहा हूँ जो इन द डॉक्यूमेंट 2-3 सिचुएशंस दिए है इसने. इन केस ऑफ अटैक्स ऑन पीपल, लेपर्ड का अटैक ऑन अ पर्सन जब हो गया, फिर उसको हमें देखना है कि डिटरमिन नेचर ऑफ अटैक क्या है. 2 सूरत हो सकते हैं, 2 केसेस के. एक्सीडेंटल, अगर एक्सीडेंटल है, यूजुअली रिजल्ट्स इन इंजरीज. फॉर एग्जांपल, leopard follows a dog into the house and attacks people in the house. Leopard is hiding in cattle shed and attacks when seen. People chase, tease leopard and it attacks. Person was crouching in foliage and the leopard attacks. ये situation है. इसमें क्या करना है? Monitor situation closely. Educate the public, media and stakeholders. Avoid setting up of traps. क्यों पकड़ोगे? पकड़ने की जरूरत नहीं है. दूसरी सिचुएशन, deliberate, usually results in death. Leopard picks up a child from outside house. Unprovoked attack.
attempts to take person from inside house in the night, immediately report to Chief Wildlife Warden. Immediately report to Chief. Set up trap cage for capturing target animal. Put shooters on standby. Trap cages to be removed once animal is caught or killed. In case attacks on livestock, no attack on humans. If fallen in well, ran into house, keep crowd away in the day and allow animal to escape in the night, जिसको हम safe passage बोलते हैं, safe passage देते रहते हैं. If above not possible, capture, tranquilize, shift isolated location, keep people away, release immediately within 10 kilometers of the capture site. Leopard sighted, monitor situation, attack on the livestock, पे कंपनसेशन विद इन अ वीक. जो हमारे पास इस वक्त लाइफ स्टॉक की कंपनसेशन का कोई ये नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्टिवली थिंकिंग ऑन दैट. और अभी एक इंश्योरेंस स्कीम भी आई है एनिमल हस्बेंड्री की, तो उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं. पे कंपनसेशन विद अ वीक, इन्फॉर्म पर्सन नॉट टू बरी और बर्न द कार्कस. क्योंकि हम लोग ये भी गलती करते हैं कि जब कोई लाइफ स्टॉक मारता है लेपर्ड, फिर हम जल्दी से जल्दी वो कारकस उठाते हैं वहाँ से, जो कि नॉट रिकमेंडेड है. वो कारकस वहाँ पर रहने दिया जाए, क्योंकि वो अगर उसको कंज्यूम करेगा तो दैट विल अवॉइड फर्दर डैमेज. क्योंकि वो उसको खाएगा तो उसका पेट भरा रहेगा टाइम तक, तो और डैमेज नहीं करेगा. अदरवाइज इसको हटाए तो दूसरा रैकरिंग अटैक हो सकता है. मॉनिटर सिचुएशन एंड एजुकेट पब्लिक और मीडिया स्टेक होल्डर्स, अवॉइड सेटिंग ट्रैप केजेस as far as possible. Next. और कमांड कंट्रोल सिस्टम में एक रिकमेंडेशन, चूँकि हमने एक 2011 में एक स्टडी अवार्ड की थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने अच्छा एक रिपोर्ट बनाया है प्रेडेटर अलर्ट. वो भी हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है. तो उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि कैसे फ्लो चार्ट बन सकता है, कि कंट्रोल रूम कैसे सेटअप हो सकते हैं, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे कैसे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बन सकता है, और कैसे हम इंटरवीन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन. थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई विल बी ग्लैड टू प्लेजर टू आंसर दोस. थैंक यू.